वेरी गुड मॉर्निंग। मैं प्रियंका स्टडी 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये जो सेशन मैंने स्टार्ट किया है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने भी किसी भी टेट एग्ज़ाम को टारगेट किया है या इसके अलावा जो भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उनको जिन्होंने टारगेट किया है। जिस किसी एग्ज़ाम में भी ये जो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पूछा जाता है उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है सीरीज़। जैसे कि आप सभी को पता है ये हमारा ऑनगोइंग पार्ट है। इससे पहले हमने 4 और 5 वीडियोस में इन क्वेश्चंस को कंटिन्यू किया है। तो बढ़ते हैं आज के अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। ये जो इंटरनेशनल टाइगर डे होता है ये कब मनाया जाता है ऑल ओवर द ईयर में। ऑप्शंस दिए गए हैं 24 जुलाई को, 29 जुलाई को, 10 जुलाई को या 25 जुलाई को। आप अपना आंसर बता सकते हैं। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। इसमें ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन 29 जुलाई को। ऑल ओवर द ईयर 29 जुलाई को ये जो इंटरनेशनल टाइगर डे को मनाया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। हमारे इंडिया के अंदर ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी और एनवायरनमेंट अवस्थित है कौन से प्लेस में ये लोकेटेड है। ऑप्शंस दिए गए हैं मुंबई में, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में या केरल में। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। आप अपना आंसर बता सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शंस जो इसके दिए गए हैं वो है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या केरल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन नई दिल्ली में। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा कि ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी और एनवायरनमेंट लोकेटेड है ये है न्यू दिल्ली में। सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवों, पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पूरा क्षेत्र जिसके भीतर ये पाए जाते हैं को डैश के रूप में जाना जाता है। ऐसे एरिया को क्या बोला जाता है, या हम बोल सकते हैं कि ऐसी कम्युनिटी को क्या बोला जाता है कि जिसके अंदर कोई भी जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट स्पीसीज होती हैं या इसके अलावा कोई भी हमारी जो एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं किसी भी एरिया में, उस एरिया को ऑक्यूपाई करके क्या नाम दिया जाता है, कंप्लीट उस कम्युनिटी को क्या नाम दिया जाता है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं बायोटॉप, इकोटोन, बायोटा या इनमें से कोई नहीं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टर्मिनोलॉजी दी है ये थोड़ी सी टफ होती है। टफ इन द सेंस मतलब कि इनके जो मीनिंग होंगे वो थोड़े से सिमिलर होते हैं एक दूसरे के साथ और एग्जाम में यही हमें कंफ्यूज करते हैं। अगर हम प्रॉपर इनकी डेफिनेशन देखें, इनकी डेफिनेशन हम तभी लर्न कर सकते हैं जब हम इनको प्रैक्टिकल लाइफ में देख पाएँ, रियल लाइफ में हम इन चीज़ों को देख पाएँ, इमेजिन कर सकें, तब हम इनको काफ़ी ईजिली सोल्व कर पाते हैं इन टर्मिनोलॉजी के साथ कि क्या इनमें बताया गया है। जैसे कि क्वेश्चन की क्या डिमांड थी, जीवों, पौधों और जानवरों की प्रजातियों का पूरा क्षेत्र जिसके भीतर ये पाए जाते हैं को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? सबसे पहले तो हमें इन सभी की टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये है क्या। सबसे पहले बात करें फर्स्ट ऑप्शन की। इसमें बताया गया है बायोटॉप। बायोटॉप को हम इसको हैबिटेट के सिमिलर मान सकते हैं। हैबिटेट का क्या मतलब होता है? हैबिटेट का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जिसके अंदर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल होगा, चाहे वो कोई भी अदर स्पीसीज होगी, कोई किसी भी एनिमल की या फिर कोई बर्ड्स की, जिस एरिया में वो रहते हैं उसे हम हैबिटेट बोलते हैं। तो एज सिमिलर बिल्कुल हम हैबिटेट को ही बायोटॉप बोल सकते हैं। लेकिन इसको हम कैसे बोलेंगे? इसे हम इस तरीके से बोलेंगे, जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं किसी भी एनिमल्स या फिर प्लांट स्पीसीज के लिए वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होंगी। वो यूनिफॉर्म जो कंडीशंस होती हैं किसी भी फ्लोरा और फोना के लिए, उन्हें हम बायोटॉप में कंक्लूड करते हैं। हम इसको सिमिलर मान रहे हैं हैबिटेट के, इसलिए मान रहे हैं कि इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो उसकी तरह ही होती हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हैबिटेट और बायोटॉप एक ही चीज़ है। इन दोनों की सिमिलैरिटी इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे हैबिटेट अपनी कंडीशंस को शो करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, वैसे ही बायोटॉप भी शो करता है एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि बिल्कुल सेम होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा लार्ज स्केल में बात करते हैं और हैबिटेट जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए हम बात करते हैं। ये तो बात हो गई बायोटॉप की। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इकोटोन।
अब ये जो इकोटोन है, इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में कि इकोटोन क्या है। इकोटोन एक ऐसा एरिया होता है जो कि टू ट्रांजिशनल एरिया के बीच में पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं इकोटोन। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई दो बायोम्स हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया या कोई ग्रासलैंड हो गई, उसके बीच का जो एरिया होता है, उसके बीच की जो ट्रांजिशनल एरिया होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, मतलब कि जो दो डाइवर्सिटी होंगी डिफरेंट उनके बीच में जो कम्युनिटी पाई जाएगी, उसे हम इकोटोन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, दैट इज द बायोटा। और बायोटा ही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये जो बायोटा है, ये ट्रॉपिकल रीजन होते हैं। किसके होते हैं? प्लांट्स और एनिमल के, जो कि उस एरिया में रहते हैं, उन्हें हम ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिकल रीजन का मतलब ही ये है कि कोई भी जो प्लांट स्पीसीज है या कोई भी एनिमल्स की स्पीसीज है, वो किसी पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, उस एरिया को, उस कम्युनिटी को हम बायोटा के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है बायोटा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में तो हमने बात कर ली बायोटा की, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो बायोटा ही है, थर्ड ऑप्शन ही है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये एग्जाम में इन सभी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इकोटोन क्या है, बायोटोप क्या है, या हमारे बायोम क्या है, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनकी नॉलेज आपको होना जरूरी है। आई होप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में बताया गया है, जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन में डैश के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे इंटरेक्शंस की बात की गई है। किसकी इंटरेक्शंस की? कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शंस उसके एनवायरनमेंट के साथ होती है। उस अध्ययन को, उस स्टडी को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, पारिस्थितिकी मतलब कि इकोसिस्टम, या स्थल मंडल, या इकोटोन। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने इसके बारे में बात की है, इकोटोन के बारे में, तो ये तो होगा नहीं। अगला बात करें जलमंडल की। जलमंडल का क्या मतलब होता है? कोई भी जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, उसे हम जलमंडल बोल सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसी इंटरेक्शन के बारे में बताइए जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसके एनवायरनमेंट के साथ होती है। उस इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल के साथ हम इसको अगर समझना चाहें, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? हम रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं। हम किस किस से इंटरेक्ट करते हैं? हम प्लांट्स से इंटरेक्ट करते हैं, एनिमल्स से इंटरेक्ट करते हैं, एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन है हमारी अपने एनवायरनमेंट के साथ, इसको जो नाम दिया जाता है, वो क्या नाम दिया जाता है? ये क्वेश्चन की डिमांड थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी का मतलब है कि इकोसिस्टम, जो हमारे अर्थ के ऊपर इकोसिस्टम है, उसे हम जानते हैं इंटरेक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ, चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो कोई एनिमल है, या चाहे कोई रेप्टाइल है, चाहे कोई ऑर्थोपोडा है, या कोई बर्ड है, उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, पारिस्थितिकी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि नीचे जो हमें ऑप्शंस में ये जो नेम दिए गए हैं, कौन सा ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा घटक है जो कि अजैविक है, जो कि अजैविक नहीं है। अजैविक का क्या मतलब है? मतलब कि जो नॉन लिविंग है, जो कि एबायोटिक है। ऑप्शंस दिए गए हैं, पानी, तापमान, मिट्टी, या सूक्ष्म जीव। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, आप सभी ने बता दिया है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ना तो वो पानी होगा, ना ही वो तापमान होगा, ना ही मिट्टी होगा। क्योंकि देखिए, जैसे कि आपको मैं हमेशा से ही बताती आई हूँ कि जिस क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया हो, उसे पहले ही हाईलाइट कर लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन की गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि कौन सा अजैविक नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये नहीं देखना है क्वेश्चन में कि अजैविक कौन सा नहीं है, हमें ये देखना है कि अजैविक कौन कौन से हैं। तो हमने देख लिया, पानी भी है, तापमान भी है, मिट्टी भी है, ये तीनों हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फोर्थ वाला बचता है वही जैविक है, वही लिविंग है। इसके अलावा हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हाँ, हमें पता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सूक्ष्म जीव नहीं है, ये जैविक है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन, दैट इज द सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव बायोटिक है, ना कि एबायोटिक है, मतलब कि ये जैविक है, ना कि अजैविक है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है फोर्थ ऑप्शन, सूक्ष्म जीव। आई होप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बताया गया है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं।
ये जो उत्तर प्रदेश स्टेट है इसके अंदर किस प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, समशीतोष्ण पर्णपाती जंगल या फिर टुंड्रा, या जिसे हम तुंद्रा भी बोल सकते हैं। आगे बात करें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यूपी के फॉरेस्ट जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, कौन से टाइप के होते हैं। आप अपना आंसर बता सकते हैं। मैं दोबारा से ऑप्शंस को रिपीट कर देती हूँ कि समशीतोष्ण पर्णपाती जंगल या टुंड्रा या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बताया गया है निम्न में से कौन सा जैविक घटक नहीं है। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की थी अजैविक घटक की, लेकिन इसमें बोला गया है कि जैविक घटक कौन सा है। तो कैसे हम ऑप्शंस को देखेंगे? पहले हम देखेंगे कि जैविक घटक कौन से हैं, जैविक फैक्टर कौन से हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं नमी, पौधे, जानवर या सूक्ष्म जीव। उम्मीद है कि आप सभी ने अपना अपना आंसर देख लिया होगा कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें हम देख सकते हैं, अगर हम नमी को छोड़ दें, इसके अलावा बात करें पौधे की, जानवर की, सूक्ष्म जीव की, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही लिविंग हैं। इसी हिसाब से हम बोल सकते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स, या हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें सूक्ष्म जीव की, तो ये क्या हैं? ये सारे के सारे बायोटिक हैं, लिविंग हैं। तो जो हमें फर्स्ट ऑप्शन में बताया गया है नमी, दैट इज द मॉइस्चर, ये हमारा ए बायोटिक फैक्टर है, ना कि जैविक है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन नमी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करें, ओलिर कल्चर डैश से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये किससे रिलेटेड है? ये जो ओरिल कल्चर है, ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, सब्जियों की खेती, फलों की खेती, या मत्स्य पालन, या फिर सजावटी पौधों की खेती। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ कि कौन सी ऐसी नीचे कल्टीवेशन हमें दी गई है जो कि ओलिर कल्चर से रिलेटेड है, इससे संबंधित है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी सीरीज चली है ये तो एनवायरनमेंट की है बोलने की, लेकिन हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर यहाँ पे ये बोलना गलत होगा कि हाँ हम सिर्फ एनवायरनमेंट के ही क्वेश्चंस ले रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बोलने को एनवायरनमेंट है लेकिन इसके अंदर इकोलॉजी भी आ जाती है, इवोल्यूशन भी आ जाती है, हमारी कंप्लीट साइंस आ जाती है। ये जो हमारी सारी की सारी एंटायर साइंस है, एंटायर साइंस बोलने का मतलब है कि कोई भी जो हमारी जैसे बायोलॉजी हो गई, या फिर प्लांट फिजियोलॉजी हो गई, प्लांट एनाटॉमी हो गई, या प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गई, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस एनवायरनमेंट में पूछे जाते हैं। ये बोलने को आता है कि एनवायरनमेंट है, लेकिन एनवायरनमेंट में कंप्लीट साइंस हमारी आ जाती है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें बताया था कि ओलिर कल्चर जो है वो किससे रिलेटेड है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, सब्जियों की खेती से। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है कि ओलिर कल्चर जो रिलेटेड है कल्टीवेशन, ये है सब्जियों की खेती से। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखें, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऐसे इक्विपमेंट के बारे में बताइए जो कि वायु दाब को नापने के लिए यूज में लाया जाता है। ऑप्शंस हम देख सकते हैं, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, सिस्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर। अब हम इस क्वेश्चन के साथ तभी डील कर पाएंगे जब हमें इन टर्मिनोलॉजी का पता होगा कि कौन सा इक्विपमेंट किसके लिए यूज में लाया जाता है। सबसे पहले अगर बात करें फोर्थ ऑप्शन से, हाइग्रोमीटर का क्या मतलब होता है? ये जो हाइग्रोमीटर है ये ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि ह्यूमिडिटी को नापने के लिए यूज में लाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि हाइग्रोमीटर तो इसका ऑप्शन नहीं होगा, राइट ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है वायु दाब को नापने के लिए, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में बताया गया है हाइग्रोमीटर जो कि मॉइस्चर को नापता है, उसकी मेजरमेंट करता है। तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया। आगे बात करें सिस्मोग्राफ की। सिस्मोग्राफ किसके लिए यूज में लाया जाता है? ये यूज में लाया जाता है अर्थक्वेक को नापने के लिए, उसकी मेजरमेंट करने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। देन बात करते हैं थर्मोमीटर की। हम सभी को पता है थर्मोमीटर का यूज हम कहाँ पे करते हैं? टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है इसका यूज। फिर बात करते हैं बैरोमीटर की। तो इस हिसाब से बाकी सारे के सारे हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए हैं, बचता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर ही इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि
ये जो बैरोमीटर इक्विपमेंट है इसका यूज़ किया जाता है वायु दाब नापने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीटी कपास है। अब ये जो बीटी कपास है क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बीटी क्या है। बीटी ये एक बैक्टीरिया है जिसे हम बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब ये जो बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस बैक्टीरिया है ये इसकी एक कपास बनती है, मतलब कि इसकी एक वैरायटी है। तो किसकी वैरायटी है ये हम बता सकते हैं, एक संकर पौधा की, या एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा, या एक औषधीय पौधा। अब देखिए ये जो बीटी है, ये जो बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस बैक्टीरिया है, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई भी जीनोम किसी प्लांट का उसमें इन्वर्टेड करना हो। किसका? बैक्टीरिया का, क्योंकि उसमें कुछ बेनिफिशियल चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि उस जीनोम को उस प्लांट में हमें कन्वर्ट कर, तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा, उस प्लांट को क्या नाम दिया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, एक ट्रांसजेनिक पौधा। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है कि किसी एक का जीनोम दूसरे में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक। ट्रांस का मतलब है कि उसमें बदलना, एक से दूसरे में बदलना, और जेनिक का मतलब है कि उसका जीनोम, उसका जो जीन लेवल है उसमें कन्वर्जन लाना। तो हम बोल सकते हैं कि बीटी कपास क्या है? बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? नीचे हमें जो ऑप्शंस में इकोसिस्टम्स के नेम दिए गए हैं, कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलती है? ऑप्शंस हम देख सकते हैं, टुंड्रा में, सवाना में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, या फिर मरुस्थल में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आप बता सकते हैं। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ, ऐसे इकोसिस्टम के बारे में बताइए जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी हुई है 2 और 3 क्वेश्चंस में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो चुका है इस इकोसिस्टम के बारे में। इस क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी होगी, लेकिन इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं कि कौन से एरिया में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कौन से एरिया में ये जो बायोम पाए जाते हैं, इनके यहाँ पे इतनी प्रोडक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ना तो फर्स्ट होगा, ना ही सेकंड होगा, ना ही फोर्थ होगा। फोर्थ तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं डेजर्ट एरिया की, और हमें पता है कि डेजर्ट एरिया में तो बिल्कुल लो लेवल में हमें किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जो सदाहरित हमारे फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी हाई लेवल में देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? अब हमें यहाँ पे ऐसे केमिकल के बारे में बताना है जो कि प्लांट्स की राइपनिंग में हेल्पफुल होता है, जिसके थ्रू प्लांट के फ्रूट्स को पकाया जाता है। ऑप्शंस हम देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम क्लोराइड, या फिर कैल्शियम कार्बाइड। अब इसमें एक और क्वेश्चन पुटअप होता है, अगर आपसे कोई पूछे, और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है जो अब आपको मैं बताने वाली हूँ। ऐसे हार्मोन के बारे में बताइए जो कि राइपनिंग हार्मोन की तरह जाना जाता है। अगर किसी को पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और वो सिर्फ एक ऐसा ही हार्मोन है जो कि किसी भी फ्रूट को पकाने के लिए, चाहे आर्टिफिशियली हो चाहे वो नेचुरली हो, उसका यूज़ किया जाता है। वो कौन सा हार्मोन है? जिन्होंने बताया है इसका आंसर वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। इथिलीन, इथिलीन हार्मोन है। इसका इतना ज़्यादा वाइड यूज़ किया जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछ दिया गया है कि कौन सा हार्मोन है, वो है इथिलीन। इथिलीन का यूज़ किया जाता है किसी भी फ्रूट को राइप करने के लिए, उसकी राइपनिंग को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा केमिकल है। ये भी इसी का कंपाउंड है, इथिलीन का ही है। ऑप्शंस देख सकते हैं, जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन डिटेक्ट किया है वही इसका राइट ऑप्शन होगा। ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, इसका यूज़ किया जाता है, ये जो हमारे मैंगो होते हैं इनको राइपनिंग करने के लिए, इनको पकाने के लिए, ये जो केमिकल है इसका यूज़ किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि हम पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से फैलती है? ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं, एड्स, एनीमिया, टाइफाइड, या टिटेनस। क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आप अपना आंसर बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि दूषित पानी पीने से फैलती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, टाइफाइड।
टाइफाइड ये जो बीमारी है ये हमेशा ही पोल्यूटेड वाटर से ही फैलती है। ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। इसकी डिमांड है, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है, कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि डाइकोटिलीडन है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, बांस, सरसों, केला या गन्ना। मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ, आप अपना अपना आंसर बता सकते हैं कि नीचे जो हमें ऑप्शंस में प्लांट्स के नेम दिए गए हैं, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसे हम डाइकोटिलीडन्स के नाम से जानते हैं, या हिंदी में स्पेसिफिकली बोलना चाहें तो द्विबीजपत्री है। कौन सा है वो ऑप्शंस हम देख सकते हैं, बांस है, सरसों है, या केला है, या गन्ना है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, सरसों। ये जो सरसों है ये डाइकोट में पाई जाती है, ये हम बोल सकते हैं कि द्विबीजपत्री है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन, सरसों। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।